हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर रखा है और साइकोलॉजी में हमने पैटर्न अपना रखा है कि हम एक टॉपिक पढ़ा है हमने और उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे सारी थ्योरीज की थी, सारा सिलेबस किया था और अब हम टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग का कौन सा भी लेवल हो, जहां पे भी साइकोलॉजी आती है वहां पे ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है आरआरबी ने भी वैकेंसीज निकाली हुई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे भी आपकी साइकोलॉजी आनी है और साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट ही करता है, एक एक नंबर मैटर करता है, तब कहीं जाके सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखो हम जो इम्पोर्टेंट हमारी क्लासेस चल रही थी, हमने एक पैटर्न ये भी फॉलो किया था कि 30 डेज का हमने हार्ड चैलेंज ले रखा है। 30 ही दिन बचे थे हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि हम 30 दिन में हमारी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी कर लेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चंस, लेकिन जिसको पढ़ना है सारा सिलेबस, वो सारे का सारे सिलेबस मैंने क्लासेस ले रखी हैं, उनको आप सभी बच्चों को देख लेनी है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए थे, कुछ 5-7-8 शायद प्रीवियस पेपर कराए थे कि आपका एग्जाम किस पैटर्न से आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठा रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते रहेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन कर भी लिए हैं, जैसे लर्निंग का किया, इंटेलिजेंस का किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का किया, तो इस हिसाब से चल रहे। आज हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक। ठीक है, तो आओ हम पढ़ते हैं आराम से। और हाँ, जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी करना चाहें, अभी तो स्टेट का एग्जाम है 7 और 8 फरवरी को, सीईटी थोड़ा सा आगे जाएगा क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल करने की डेट भी नहीं आई है। ठीक है, तो जो सीईटी के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उनको हरियाणा जीके, हरियाणा की करंट, स्टैटिक जीके, साइंस सभी मैं कराऊंगी। ठीक है, और ये हमारी साइकोलॉजी की क्लास है, तो साइकोलॉजी की क्लास जिस बच्चे ने पिछली नहीं देखी है वो सभी बच्चे पिछली क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते, जो फी पे नहीं कर सकते, उनके लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट चाहे फी पे करो ना करो, हर किसी के लिए ही है, लेकिन जो फी पे कर ही नहीं सकते वो बच्चे मेरी ध्यान से बात सुनना। सिर्फ मेरी जितनी क्लासेस है एक भी नहीं छोड़नी, सारी क्लासेस को छोड़ के चले गए तो भी आप लोग साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट। टीचर कैन बेस्ट मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू यूज ऑफ मेथड्स। विधि जिसके प्रयोग से शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वोत्तम रूप से माप सकता है। देखो बच्चों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में होते हैं। जैसे मैं आपसे डिफरेंट हूं, आप मुझसे डिफरेंट हो, मेरे मम्मी पापा के हम 2 भाई बहन हैं, तो मेरा भाई मुझसे डिफरेंट है और मैं डिफरेंट हूं। ऐसे ही हर किसी में दो कोई भी बंदे हो, चाहे ट्विंस हो, एक मदर फादर के पेरेंट के, चाहे फिर ताऊ चाचा के, जो भी होते हैं ना, उनमें कुछ समानताएं होती हैं, वो हेरिडिटी से हमें मिलती है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। मतलब कहने का हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, भिन्न है। मतलब उनकी सिमिलैरिटीज है वो बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं एक दूसरे के समान, और अंतर है वो ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जब आप एक क्लासरूम में टीच करते हो, एक टीचर टीच करते हैं, तो हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, तो आप जो डिफरेंस है वो किस तरीके से मेजर करोगे, कौन कौन से मेथड यूज करोगे, क्या क्या पढ़ाने के तरीके यूज करोगे, तो ये सारी चीजें एक टीचर को पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप हर बच्चे को पढ़ा सकते हो। क्योंकि हर बच्चे का ना तो दिमाग सेम है, कोई इंटेलिजेंट ज्यादा मिलेगा तो कोई कमजोर ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ाना सभी को है। इसीलिए क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानना एक टीचर के लिए बेहद जरूरी है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। विधि जिसके प्रयोग से शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रयोग सर्वोत्तम रूप से माप सकता है। छात्र से निबंध लेखन। देखो जब भी है ना, कभी भी चीजें आती हैं निबंध लेखन से, या कुछ बच्चों को साइड में कर देने से, या केवल ऐसा करने से, इन चीजों से आप ना तो उनके आईक्यू लेवल को जान सकते हो, ना उनके इंटेलिजेंस को जान सकते हो, ना उनके पर्सनैलिटी को जान सकते हो, और ना ही उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान सकते हो। निबंध लिखने से क्या हो जाएगा, एक बच्चा रट लाया, कमजोर बच्चे ने भी रट लिया, इंटेलिजेंट ने भी रट लिया, और दोनों लिखने लग गए और लिख दिया, तो क्या आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर कर पाओगे ना, ये कोई तरीका नहीं हुआ। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिबेट्स। तर्क वितर्क में छात्र की भागीदारी से या फिर
स्कूल परीक्षा के परिणाम के बाद ना ना ना, ये तो जो सिलेबस होता है ना, करिकुलम एक अलग चीज होती है, जैसे सिलेबस एक अलग चीज होती है। सिलेबस वो होता है जो आपका टीचर्स देते हैं। जब हम छोटे थे पढ़ते थे कि भाई हिंदी में ये 12 तक हमारे लेसन्स है, इनके पीछे का अभ्यास है, प्रश्न पत्र है, जो भी है, जो आता था सारा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पीछे का कंप्लीट करने का, उससे आप कभी मेजर नहीं कर सकते। आप उससे क्या कर सकते हो, सिर्फ उसके सिलेबस में देख सकते हो इसको कितना आता है, कितना याद कर सकता है। सिलेबस ये होता है। करिकुलम होता है ऑल ओवर एक्टिविटीज मेजर करना। ऑल ओवर कैसे, जैसे उसका फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सारे बच्चों के बीच में छोड़ दिया तो उसका सोशल कैसा है, तो इन चीजों को मेजर कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट से आप ये सब चीजें मेजर नहीं कर सकते। और तर्क वितर्क से आप उसके आईक्यू लेवल को जान सकते हो, लेकिन शिक्षक सर्वोत्तम, टीचर कैन बेस्ट मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने के लिए आप उसके साइकोलॉजिकल सिस्टम है उसको मेजर करोगे। मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का ज्ञान, उसके व्यवहार कैसा है उसका ज्ञान किससे हिस्सा करोगे, थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोविज्ञान परीक्षण के माध्यम से आप किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान सकते हो। देखो ये तो साफ लग ही रहा है, और ये भी नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता, समझो इस बात को। जब तर्क वितर्क में छात्र की भागीदारी होगी ना, उससे आप उसके आईक्यू लेवल को देख लोगे, उसकी क्रिएटिविटी को देख लोगे, उसके पेशेंस को, उसके इमोशंस को देख सकते हो। लेकिन जब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब उसके मेंटल लेवल को चेक कर रहे हो ना, उसमें क्या अंतर है क्या नहीं, ये आप साइकोलॉजिकल टेस्ट से ही मेजर कर सकते हो कि भाई इसमें कितना अंतर है और इसमें कितना अंतर है। देखो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम जैसे आईक्यू लेवल नहीं बताते 90 से 110 है, या 110 से 140 के ऊपर के जैसे जीनियस बच्चे होते चलते हैं, या फिर नीचे वाले इडियट मोरॉन मूड जो बच्चे होते चलते हैं, तो वो आप किससे मेजर करते हो, वो आप एक आईक्यू लेवल जिससे मेजर करते हो, किससे मेजर करते हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट से ही मेजर करते हो। इसीलिए ये आंसर हो गया, अब लग गया होगा पता, उम्मीद है मेरे को आपसे। तो फर्स्ट का बच्चों आंसर है डी। और भाई ठंड से आप लोग भी बच के रहो, बहुत ठंड हो रही है आजकल, ठीक है। देखो अब मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स बताए हैं। कंसेप्ट्स में क्या बताई हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं। बातें इन द सेंस कि आपको जैसे मुहूर्त बताया, अमुहूर्त में एक्स्ट्रा जो बोलती हूँ ना, वो आपके कंसेप्ट्स वहां से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बेशक क्वेश्चंस कराती हूँ, लेकिन सॉरी बच्चों, बेशक क्वेश्चंस कराती हूँ, लेकिन उनके उसके साथ में जो एक्स्ट्रा बातें बताती हूँ ना, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों का कंसेप्ट भी तैयार कर पाऊं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त अवधारणा का उदाहरण नहीं है। मूर्त चीजें क्या होती हैं, देखो गैरेट थे, गैरेट भाई साहब ने ना बुद्धि को 3 प्रकार से किया था। उसमें उन्होंने बताया था यांत्रिक या मूर्त, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग मूर्त था, और इनके अकॉर्डिंग यांत्रिक था, और फिर होता है अमूर्त, और फिर होता है सामाजिक। ये बुद्धि के प्रकार बताए थे गैरेट ने, और थॉर्नडाइक का नाम आए तब ये मूर्त नीचे आता है। इससे क्या समझाना चाह रही हूँ समझो। मैंने वहां पे बताया था मूर्त चीजें वो होती है, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था। अगर आपके घर का टीवी खराब हो गया और आप टीवी मैकेनिक के पास गए, और जब आप टीवी मैकेनिक के पास गए और बिना लेते हुए गए, आपने बोला कि भाई साहब हमारा टीवी खराब हो गया, तो उसने आपको जवाब दिया कि मैं आप अपना टीवी उठा के लाओ, उसको देखने के बाद मैं बता पाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। इसका मतलब उसकी चीज सामने थी तब वो बता पाया कि क्या दिक्कत है। इसका मतलब उसने मूर्त बुद्धि का यूज किया है। मतलब ठोस सॉलिड जो चीजें आपके सामने है उनके बारे में आप सोच पाते हो, वो होती है मूर्त बुद्धि, ठीक है, समझे। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, जैसे मैं अब आपको बताने लग जाऊं कि बच्चों आप एग्जाम में जाओगे तब आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, आपको आगे पीछे किसी से बात नहीं करनी है, आपको टाइम बाउंडेड हो, आपको अपने टाइम पे पैटर्न को फॉलो करना है, आप अपना सिलेबस पेपर है टाइम पे पूरा। तो ये जो मैं बातें बता रही हूँ ना, ये अमूर्त है, क्योंकि आपके चीजें ये बातें सामने नहीं है। आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि जब हम पेपर में बैठेंगे, एक्सटर्नल होगा, सामने बच्चे होंगे, तो ये सारी चीजें जब आपका दिमाग सोच पा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। तो देखो यही है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्त अवधारणा का उदाहरण नहीं है। मूर्त जब भी आ जाए इसका मतलब कुछ सॉलिड चीजें हैं, और जब भी कोई चीज पास में नहीं है वो क्या हो गई, सॉलिड नहीं है, मतलब अमूर्त होगी। अब यहां से रिलेट करो, क्या एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है
वो क्या मूर्त है? दिखती है आपको कि मेरे अंदर कितनी क्षमता, आपके अंदर कितनी क्षमता है ना? वो आप फील कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। और फिर है चेयर, आप चेयर को देख सकते हो, फोर्स, बल लगाया, कितना बल लगाया, फोर्स लगाते हैं, क्या वो देख नहीं पाते? मोशंस, कितनी गति हो रही है, आप उसको मेजर करते हो। आप बल, ये जो न्यूटन में पढ़ते हैं फोर्स, इसको भी आप मेजर करते हो। हम पढ़ते तो हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई इतना मास था, इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो फोर्स आपने बता दिया, तो क्या मेजर नहीं हुआ? ये सामने एग्जाम फॉर्मूला, इसे मेजर कर लोगे आप, मोशन को भी कर लोगे, लेकिन आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, 2 गुना है, 3 गुना, 4, इसको कुछ मेजर नहीं कर सकते। आप इसको फील कर सकते हो। जब आपकी इमोशंस है, एबिलिटीज है, आप किसी चीज को बिना बताए दिमाग में पिक्चर बना पा रहे हो, ये सारी चीजें अमूर्त है। मतलब जो चीजें सामने नहीं है, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, वो चीजें सारी क्या होती है बच्चों? मूर्त, अमूर्त होती हैं। और पूछा यही गया, मूर्त नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? अमूर्त है। तो सेकंड का आंसर है ए। ठीक है, लग गया पता? इस टाइप से आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताती हूं, जैसे अब गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, मूर्त, यांत्रिक है, अमूर्त है, सामाजिक। और थॉर्नडाइक के अनुसार है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो ये बातें एक्स्ट्रा बताऊं, ये याद करते चलना। ये यहां से रिलेट करने के लिए बता दिया, लेकिन है तो साइकोलॉजी का ही टॉपिक ना, इंटेलिजेंस का, तो इस हिसाब से जो बातें बताती हूं उनको भी याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। वीडियो कैसेट को कक्षा में दिखाने से पहले विषय का परिचय दिया जाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताओ आप। देखो, वीडियो कैसेट को कक्षा में दिखाने से पहले विषय का परिचय दिया जाना चाहिए, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ही सारे क्वेश्चंस हैं। आपके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, आप टीचर होने के नाते बच्चे के साथ कैसे बिहेव करोगे, कैसे पढ़ाओगे, क्या मेथड्स अपनाओगे, सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप उन बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करोगे तभी उनको पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो देखो, अब वीडियो कैसेट को कक्षा में दिखाने से पहले विषय का परिचय दिया जाना चाहिए, ये नहीं या हाँ। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे आप क्लास में आए, क्लासरूम में आए, आपने क्लासरूम में आते ही क्या बोला? बच्चों को पढ़ाने लगे, कुछ भी नहीं बोला, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, बैठ गए। ठीक है, चलो भाई लिखो, टॉपिक का नाम लिख दिया और उसको पढ़ाने लग गए। आधे से ज्यादा बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी कि सर बोल क्या गए या मैम बोल क्या गए। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज को समझाने से पहले ये तो जरूर बताते हो ना कि भाई हम ये टॉपिक पढ़ेंगे या ये चीजों को समझेंगे। इसका मतलब उसके बारे में सबसे पहले इंट्रो तो देते हो ना, हर टीचर को देना पड़ता है ना। अब जब मैं आते ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी विश करती हूँ, उसके बाद मैं जो बोलती हूँ, मैंने बोला आपको आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया नहीं? बिल्कुल बताना पड़ता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे है, आप वीडियो कैसेट को कक्षा में दिखाना जा रहे हो तो उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। रीजन, आप अगर उसको नहीं बताए, आप दिखाने लगे, कई देर बाद बच्चे समझेंगे कि ये चीज चल क्या रही है ना। और एक बता दिया आपको, मैं आपको वीडियो कैसेट दिखाऊंगा, आपको उससे आपकी कोई मूवी से रिलेटेड हो गया, कोई किसी चीज की थीम हो गया, कोई साइंस का प्रोजेक्ट होगा, ये सब चीजें बच्चों आपको समझाऊंगा। अगर आपके पहले ही दिमाग में सेट कर दिया कि बच्चों मैं आज आपको साइंस का प्रोजेक्ट बताऊंगा, साइंस के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझाऊंगा वीडियो कैसेट के माध्यम से, तो आप फटाफट आपका दिमाग काम करेगा, वही दिमाग सेट हो जाएगा और उस चीज को समझने में उतनी ही जल्दी करेगा। तो इसका लिए विषय का परिचय दिया जाना चाहिए हर टीचर को, चाहे वीडियो कैसेट दिखाए, चाहे कोई टॉपिक पढ़ाए, चाहे कोई सिलेबस बताए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में पहले परिचय देना जरूरी होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड का बी। लग गया पता? इस टाइप के क्वेश्चंस आए, आपकी ये हेल्प ये करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उलझोगे नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको पता लग। देखो, आप अगर जो बच्चा मेरी डेली क्लासेस ले रहा होगा ना, उसके लिए फायदा ये है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से पेपर में सोल्व कर पाओगे। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो भी सोल्व कर पाओगे, आप कंसेप्चुअल आ गया तो भी सोल्व कर पाओगे, आप फैक्ट आ गए तो भी सोल्व कर पाओ। मतलब आपको एग्जाम में हर टाइप से प्रिपेयर होके जाना जरूरी है। ठीक है, पता नहीं है, हम एग्जामिनर का भरोसा नहीं कर सकते कि वो किस टाइप का पेपर बनाएगा, बस हम अपने आप पे भरोसा कर सकते कि हम हर टाइप से तैयार होके जाना है, चाहे एग्जाम आ जाए कैसा भी। तो थर्ड का आंसर था बच्चों बी। पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन है ये, बताओ आप कितने भागों में बांटा जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को?
व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़ रखा है वो आराम से बता पाएगा कि कितने प्रकार से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है ना, इसको हम सिर्फ दो प्रकार से बांट पाते हैं। एक व्यक्ति में भिन्नता हो सकती है, एक समानता हो सकती है। कैसे? वैसे इसके बारे में बहुत डिटेल में है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जैसे मैंने स्पेशल अलग से टॉपिक तो नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको इसमें पढ़ाया था इंटेलिजेंस के टॉपिक में। मैंने वहीं पे बताया था, वहीं पे आपको समझाया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होती हैं। जैसे एक सामान्य बच्चा होता है 90 से 110 का, और 110 से 120 का होता है प्रतिभाशाली, मतलब जीनियस बच्चा। 120 से 140 का हो गया सुपीरियर है, फिर जीनियस आ जाता है। इस टाइप से कैटेगराइज किया था। वो क्या थी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान थी। फिर हम नीचे से आते हैं 0 से 20 तक के, 0 से 25 तक के, उसको हम बोलते हैं जड़ बुद्धि, ठीक है, इडियट। और फिर आ गया 25 से 50 तक का जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। और 50 से 75 आ गया मूढ़ बुद्धि। और 75 से 90 तक आ गया पिछड़ा हुआ बालक। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कैटेगराइज किया था, ये मैंने आपको इंटेलिजेंस के टॉपिक में पढ़ाया था। लेकिन जब बोला जाए कि कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसको सिर्फ दो भागों में बांटा जा सकता है बच्चों। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में या तो उसकी क्या है, समानता हो सकती है, या उसमें भिन्नता हो सकती है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। एक आपके क्वेश्चन आता है कि बाल अपराध के पिता कौन है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आया था, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में अपनी पहचान रखता है। कोई इंटेलिजेंट होता है तो कोई नालायक होता है, सारे टाइप के बच्चे होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया बाल अपराध के पिता कौन है। आप याद रखोगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसने मेरी थ्योरी की क्लासेस ले रखी हैं, सीजर लोम्ब्रेसो बाल अपराध के पिता है। दिख रहा है क्या इधर से? हाँ दिख रहा है। तो याद रखोगे बाल अपराध के पिता कौन है? सीजर लोम्ब्रेसो है। ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्वेश्चन आता है, फैक्ट बेस ये, और बहुत बार पीआरटी लेवल पे पूछा गया है बाल अपराध के पिता कौन है। तो आप याद रखोगे वो कौन है? सीजर लोम्ब्रेसो, ठीक है। अब पढ़ो कैसा है। मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। कैसा है आपका नेचर बताओ? क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या सोशल है, क्या इफेक्टिव है, क्या इनबॉर्न है? आपका नेचर क्या जन्मजात आपको मिला था? आपका जो स्वभाव है ना, वो हर किसी का, चाहे आपका हो चाहे मेरा, वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो कॉम्प्लिकेटेड कैसे है। जब आपका मूड अच्छा है और कोई बाहर से बंदा आ गया तो आप बहुत अच्छे से बात करोगे, और अगर आपका मूड खराब है, बाहर की छोड़ो, मम्मी ने भी बात कर ली तो आप बहुत गुस्से में बात करोगे। इसका मतलब कभी खुश होते हो, कभी परेशान होते हो, कभी दुखी होते हो, कभी इतनी खुशी होती है जिसको आप बता ही नहीं सकते, कभी इतने दुखी होते हो कि सुसाइड तक की सोच लेते हो। तो हमारा जो नेचर है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड है, जन्मजात क्यों नहीं है। हम अपना नेचर को जन्मजात थोड़े लेके आते। अभी बताया मैंने, हम जब खुश होते हैं अपने दोस्तों के साथ खुशी जाहिर करते हैं और अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो जन्मजात थोड़े ही ना लेके आए कि भाई हमें इसको ट्रीट अच्छे से करना, इसको नहीं। नहीं, आप एनवायरमेंट में आपके साथ बिहेवियर कैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हर इंसान को हैंडल करते हो। इफेक्टिव जरूरी नहीं है। बहुत लोगों का नेचर इफेक्टिव नहीं होता, और बहुत लोगों की हम बात सुन के, किसी का भी भाषण सुनते, कई बार हम खुद बैठे बैठे चाहे वो 1.5 घंटे बोल ले, हम बोर नहीं होते। हम कहते हैं बहुत मस्त क्या बोला है इसने, स्पीच दिया है। और कई लोगों की हम 2 मिनट के उसमें भी, लेक्चर में भी बोर हो जाते हैं। तो इफेक्टिव तो हम कह नहीं सकते। और सामाजिक हो सकता है, लेकिन हर टाइम आपका दिमाग सामाजिक रहे ऐसा नहीं होता। हर इंसान के सबसे पहले अपनी आंतरिक इच्छाओं को पूरी करने की सोचता है। हमने अब्राहम मैस्लो का जो मानवतावादी का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें भी हमने यही पढ़ा था। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं थी उसमें, ठीक है। सेकंड पे क्या था? सुरक्षा थी, फिर स्नेह था, फिर सम्मान था, फिर आत्मसिद्धि थी। हम सोसाइटी की तो बात बहुत बाद में करते हैं, पहले हम खुद की चीजों को पूरी करने की सोचते हैं। बेसिक जो नीड है उनको इंसान सबसे पहले पूरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो स्वभाव है जटिल है। पता भी लग गया होगा कि क्यों जटिल है। और ये बाल अपराध के पिता सीजर लोम्ब्रेसो, ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि कई बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल।
निम्नलिखित में से कौन सा असतचर का उदाहरण नहीं है? बताओ क्या नहीं, मतलब लगातार चलने वाला उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? साफ पता लग रहा है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब स्टैटिक है, वो वेरिएबल नहीं है। यही पूछा गया है कि वो क्या है, मतलब असतत मतलब लगातार चीज ना चलने वाली का उदाहरण है, इसका मतलब फिक्स है। अब मान लो कि मैं 30 साल की हूं, उससे चाहे मेरे जेंडर को चेंज कर दो। जेंडर चेंज आप लोग बहुत सुनते हो कि जेंडर चेंज करवाते हैं। अब मैं 30 साल की हूं, जेंडर चेंज कराने से क्या 32 साल की हो जाऊंगी? नहीं ना, मैं 30 की ही रहूंगी। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ आयु का, इसका मतलब ये चेंज नहीं होता। मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाते हैं, आप शादी कर लेते हो और थोड़े दिनों बाद प्रॉब्लम आती है और आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, आप दूसरा हस्बैंड लिए मिलते हो या दूसरा वाइफ लिए मिलते हो, दूसरे से शादी कर लेते हो, तो आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है। प्लेस ऑफ जेंडर होता ही, ये सभी को पता है, लिंग का स्थान। तो आयु एक ऐसी चीज है जो डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल वो चीज होती है जो वेरी करती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, लेकिन आयु आपका टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती। मान लो टाइम टू टाइम कैसे, आज मान लो आप फिक्स आप 30 साल के हो, तो एक साल बाद 31 के होगे ना, फिर तो महीने बदलेंगे, लेकिन 31वां साल तो एकदम से नहीं आएगा ना, तो वो क्या है, फिक्स है। इस हिसाब से याद रखोगे। 6 का आंसर है बच्चों ए। 7th क्वेश्चन देखो, बुद्धि के आधार पर बालक के अपराध प्रकार है। देखो अभी बताया था मैंने, बाल अपराध है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जीनियस बच्चे हैं, ये सारे किसके हैं, ये बुद्धि के आधार पे ही है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो तभी तो मैं कह रही हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक मैंने आपको इंटेलिजेंस में कराया था। जिस भी बच्चे ने इंटेलिजेंस का टॉपिक नहीं किया हुआ, वो हर एक बच्चा इंटेलिजेंस का टॉपिक जरूर कर लेना, क्योंकि मतलब सारे ही करना वैसे तो, लेकिन इंटेलिजेंस का टॉपिक, लर्निंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में करा रखी है, जिस भी बच्चे ने थ्योरी नहीं की है, अब भी आप लोगों के पास टाइम है, कर लिया करो, बहुत काम आएंगे ये सारी चीजें। तो बुद्धि के आधार पर बताया, बालक के प्रकार बताओ। क्या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, क्या क्रिएटिव होते हैं, क्या डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? बताओ क्या बालक कितने प्रकार के? साफ से दिख रहा है बहुत सारे प्रकार के होते हैं बालक। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नहीं होते, हम खुद ही बोल देते हैं भाई तू तो एक्सेप्शनल है, ये बच्चा तो बिल्कुल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है। एक्सेप्शनल में वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है और वो नालायक भी हो सकता है, लेकिन क्या वो असाधारण है? असाधारण में दोनों बातें आती हैं, एबनॉर्मल भी, नॉर्मल भी, इंटेलिजेंट भी, ठीक है। तो असाधारण बच्चे तो हम देखते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन तो हम देखते ही हैं, डेलिक्वेंट बाल अपराधी तो देखते ही हैं, क्यों नहीं देखते? अभी बताए थे बाल अपराधी के पिता को ना सीजर लम्ब्रेसो। इसका मतलब बुद्धि के आधार पे बालक सभी प्रकार के होते हैं। इसमें अगर आप ये भी लिख देते क्रिएटिव चिल्ड्रन है, और या फिर असाधारण है, या फिर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है, नॉर्मल चिल्ड्रन, सारे लिख देते, तो हम सब पे फिर भी सभी पे टिक कर दे, क्योंकि सारे टाइप के बच्चे हैं, है ना। इसीलिए तो कहा गया है दुनिया रंगीन है। दुनिया रंगीन इसीलिए है क्योंकि हर टाइप के इंसान मिलते हैं और हर टाइप का कल्चर अपनाते हैं, जिसका जैसा मूड करता है वैसा ही वो अपना लेते हैं। हाउ मच पार्ट वीक ब्रेन रिसीव्ड फ्रॉम हेरिडिटी? हाँ, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता से प्राप्त होता है दुर्बल मस्तिष्क का कितना? वीक ब्रेन रिसीव्ड फ्रॉम हेरिडिटी, बताओ कितना दुर्बल होता है? मतलब आप जो होता है आपका, आपने ब्रेन में पढ़ा होगा ना सेरेब्रम वगैरह। देखो हम ब्रेन की स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजी, ब्रेन की, दिमाग की जितनी स्टडी है ना वो न्यूरोलॉजी हम कहते नहीं। हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, वो डॉक्टर क्या होगा इनका? न्यूरोलॉजिस्ट होगा। और जो ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन हो गया ये, तो ये ब्रेन है ना, यहाँ पे 3 चीजें होती हैं हमारी, सेरेब्रम, और एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है पीछे सेरेब्लम। दिमाग का ये पिछला हिस्सा है ना, जो चीजों को बैलेंस करता है, ये होता है बच्चों सेरेब्लम। पेपर में यहां से कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, सेरेब्लम क्या होता है? अपनी चीजों को बैलेंस करना। जैसे बहुत लोग जो ड्रिंक कर लेते हैं ना, उसके बाद वो ऐसे घूमते घूमते, मतलब उनका बैलेंस नहीं बन पाता, इसका मतलब उसका सेरेब्लम वाला सिस्टम है वो काम कम कर रहा है। और ये देखो सेरेब्रम है,
हम जितना सोचते हैं समझते हैं, आपको पढ़ाने के सारी चीजों में मेरा दिमाग काम कर रहा है, सेरेब्रम का, है ना। जैसे डीएपी नहीं पढ़ते हम, डाइनसेफेलोन वगैरह सारी चीजें, इसमें हमारा ये काम करता है। इसका मतलब ये दिमाग बताना है आपको, जो हमारा वीक है, जो काम कम करता है, वो कितना कम करता है। दुर्बल मस्तिष्क आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, तो हम में जो हेरिडिटी है उससे हमारा दिमाग कितने परसेंट रिसीव्ड होता है, पार्ट वीक, ब्रेन का वीक कितना परसेंट हमें हेरिडिटी से प्राप्त होता है, ये सिर्फ आपको रटने वाली बात है। 60%, एक बार पेपर में पूछ लिया था और अब दोबारा ना पूछ ले, इसलिए याद रखना है 60% हमारे हेरिडिटी से वीक पार्ट हमें रिसीव होता है। देख लो हमारा दिमाग फिर कितना काम करता है, और सारा करने लग जाए तो हम क्या करें। सामाजिक विकास का अर्थ है, अगर ये अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक विकास का कंसेप्ट है, उनका मानना था कि एक बच्चे को आप सोसाइटी में छोड़ दो, समाज में छोड़ दो, बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है, समाज ही सिखा देगा। ये बात हम भी कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें क्या बोलते थे, क्या इसने ठोकर नहीं खाई है, ये बाहर निकलेगा तब पता चलेगा। बाहर निकलने का मतलब यही है, आप समाज में निकलोगे तो आप चीजों को सीखोगे। तो सामाजिक विकास कैसे हो सकता है? अगर आपका मानसिक विकास अच्छा है तो क्या सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा? सर्वांगीण विकास अच्छा नहीं होगा? फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा? या ये सभी क्वेश्चन है, ये बताओ आप। साफ दिख रहा है आंसर, बता दो। सामाजिक विकास का मतलब है, अगर आप सोशल डेवलपमेंट का मतलब है आपका इमोशनल अच्छा होना, आपका मेंटल लेवल अच्छा होना, आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना, ऑल राउंड डेवलपमेंट अच्छे हो गए तो आपका सोशल डेवलपमेंट तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये सभी इस टाइप के भी कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, 2-4, तो इनको आप ध्यान रखना है। और जो बच्चे हर क्वेश्चन के पीछे लिख देते हैं ना ये सभी, ऐसा मत किया करो। ये सभी सारे आंसर जरूरी नहीं है हर टाइम डी हो, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब पहले वाली बात नहीं है, पहले तो जिसपे ऑल ऑफ द अबव आ गया और हम टिक करके आ जाते थे, हर हम बोल देते थे हमारा पेपर ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं है, अब एग्जामिनर भी समझदार हो रहे हैं, उनको भी पता लग गया कि बच्चे इस पे तो टिक करेंगे ही करेंगे, इसीलिए आपका गलत कराने के लिए वो ऑल ऑफ द अबव देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जिस भी बच्चे को क्वेश्चन समझ ना आए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ना, जरूर समझ आ जाएगा। बच्चे जो पेपर में फंसते हैं ना, साइकोलॉजी की तो खास बात है, इसमें स्टेटमेंट है ना लंबी होती है, लंबी होने के बाद जो स्टेटमेंट देंगे ना उसको थोड़ा सा उलझा के देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे बच्चे का एक तो टाइम वेस्ट होगा, उसको पढ़ेगा तो। इनका मकसद क्या है? टाइम वेस्ट हो के पेपर पूरा ना हो, ज्यादा से ज्यादा फेलियर, हम कितनी क्रीम को निकाल सकते हैं, यही तो मकसद होता है। 100% में से आपके स्टेट का रिजल्ट कितना आता है? सभी को मिला के 7-8%, तो इसका मतलब 90-92% बच्चे फेल होते हैं। वो यही कारण होता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमा देते हैं और बच्चे भी घूम जाते हैं। जब भी कभी मेरे प्यारे बच्चों आपको स्टेटमेंट समझ ना आए तो आपको अगले क्वेश्चन पे नहीं भागना, एक बार उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ोगे सेकंड टाइम तो जरूर समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो धीरे धीरे उस चीज को समझने की कोशिश करना। हो सकता है अगले क्वेश्चन इतने आसान हो, आप उसको छोड़ के आप कुछ भी तुक्का मार के चले गए और वहां टाइम जल्दी हो गया कि आपने वो फटाफट टिक कर दिया और इस पे थोड़ा टाइम लगा देता, हो सकता था ये भी सही हो जाए। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को जब पेपर करोगे। एक ये जो नहीं है वाली बात का विशेष ध्यान रखना है। आते हुए जो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं ना, उनकी गलती यही होती है कि वो पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते। आते हुए क्वेश्चन गलत करने का मतलब उसने नहीं वाला ऑप्शन तो देखा ही नहीं। तो ये जो नहीं वाला ऑप्शन है इसको विशेष ध्यान रखना है, देखना होगा आपको, तब कहीं जाके पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। और पेपर में कोई क्वेश्चन ना आए, एक बार पढ़ना, दोबारा फिर पढ़ना, और फिर भी समझना है तो तिबारा भी पढ़ देना, जा क्या रहा है, अगले पे थोड़ी सी स्पीड बना लेना जो आपको जो वाला पोर्शन आता है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन 10th पे। पर्यावरण शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है क्योंकि, देखो पर्यावरण शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, आपको अपने हेल्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट से क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपके क्या क्या फायदेमंद है, लोगों को जागरूक करने के लिए एनवायरनमेंट एजुकेशन दी जाती है। आप अपने अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपकी अच्छी हेल्थ होगी, ये सब चीजें करती है मैटर, और तभी इसको करिकुलम बोला जाता है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराते सिलेबस में, तो क्या होगा, आपको जो बुक दे दी आपने पढ़ ली और पेपर में दे दिया, ये तो हो गया आपका सिलेबस। लेकिन करिकुलम क्या होता है, आपने सिलेबस भी कर लिया, कोई अदर एक्टिविटी आ गई उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया, आपका खेल का कुछ आ गया उसमें फिजिकल ग्रोथ होगी,
तो एनवायरमेंट इसीलिए मैटर करता है। तो बताओ पर्यावरण से बचना मुश्किल है? नहीं, पर्यावरण शिक्षा दे रहे हो तो इसे पर्यावरण से बचने वाला मुश्किल नहीं है। पर्यावरण खा थोड़े रहा है। पर्यावरण तो हमें यह सिखाता है किस हिसाब से हमें अच्छे से रहना है, हम स्वस्थ कैसे रहें, कैसे अच्छा जीवन जी सके। पर्यावरण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या ये हो सकता है इससे पर्यावरण प्रदूषण भी प्रभावित हो गया? या शिक्षक रोजगार के लिए? बताओ। एनवायरमेंट एजुकेशन आप इसलिए देते हो बच्चों को कि उसको एम्प्लॉयमेंट, वो टीचर बन सके, टीचर का एक रोजगार ले सके, इसलिए देते हो हैं? अभी तो बताया है पर्यावरण जीवन का हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें अपने पर्यावरण से रिलेटेड बातें ही नहीं पता होंगी तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? जैसे जो लोग सुबह उठ के योगा करते हैं, बच्चों को स्कूल में जाने के बाद बहुत जगह पे योगा वगैरह प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे अपने एनवायरनमेंट से अच्छी अच्छी चीजें सीखें और अच्छे से इनहेल करें, सांस को एक्सहेल करें। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई हुई थी, एक 8 साल की बच्ची स्कूल में, जैसे जो सुबह सुबह लोन में चल रहे होते हैं बच्चे, उस बच्ची ने थोड़ा थोड़ा चली, वो बच्ची जा रही थी, उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो धीरे धीरे चलने लगी और साथ में बच्चे जा रहे थे कुछ। उन बच्चों ने क्या किया, वो उसको देख रहे थे बच्चे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गुड़िया को दिक्कत क्या हो रही है। और साइड में ही कैमरे में आया हुआ है, ये वीडियो देखी थी मैंने, साइड में ही 2-3 दिन पहले की न्यूज है, ध्यान से सुनना, एनवायरमेंट किस लिए जरूरी है। तो साइड में जो टीचर खड़ी थी, 2 वो बातें कर रही थी, फिर उनके पास प्रिंसिपल आई है, वो भी बातें करके चली गई। वो जो साइड में गुड़िया है, वो उसको समस्या हो रही है, वो अपने हाथ से यहाँ पकड़ रही है, फिर वो चेयर पे बैठी और वो चेयर पे बैठी बैठी गिर गई। फिर टीचर को दिखा कि इस गुड़िया को कुछ दिक्कत हुई है, और बच्चे उसको ध्यान से देख रहे हैं। बच्चों को क्या पता, वो छोटे छोटे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, और फिर चले गए। उसको हार्ट अटैक आया था और वो गुड़िया तभी की तभी क्या होगी, डेड, एक्सपायर होगी, है ना। तो इसीलिए एनवायरनमेंट जरूरी है भाई। आजकल बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, बच्चे 8 बजे स्कूल जाना होता है, 7 बजे उठते हैं, फटाफट पानी पीते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होके फटाफट ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, थोड़ा वो दूध लेते हैं और भाग जाते हैं। आप ये सोचो, लंच टाइम उनका 11:30, 11, 12 बजे होता है। इतने बच्चे घर पे खाना खा के नहीं जाते, बच्चे मानते नहीं है। अगर सोचे हम कि अच्छे उनको धमका देंगे, कर देंगे, फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बच्चों के पास अपनी चीजें मनवाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि रोना। तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं। और जो स्कूलों में अब योगा वगैरह करा रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड फ्रेश हवा, इनहेल एक्सहेल बच्चा कर रहा है, तो ये हार्ट अटैक से रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी। इसीलिए हमारा पर्यावरण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए है ये बात। और भाई सभी जल्दी उठा करो, सुबह सुबह थोड़ी बहुत आप भी कर लिया करो, थोड़ा अनुलोम विलोम कपालभाति कुछ तो किया करो आप, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप सोचते हो टाइम वेस्ट होता, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता, डबल उतनी पढ़ाई हो जाएगी अगर आप सुबह सुबह घूमते हो, ऐसा करते हो। तो 10th का आंसर है बच्चों बी। 11th क्वेश्चन देखो, कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? बताओ भाई, सीखने के लिए आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है क्या? बिल्कुल करता है। अच्छा, फिजिकल होगा, अगर आप बीमार पड़े और आपको कोई कह दे पढ़ ले, तो आपको गुस्सा आता है, चुप हो जा, मेरी तो तबीयत खराब पड़ी और आपको पढ़ने की लगी, बोलते हैं ना। इसका मतलब शारीरिक भी अच्छा होना, फिजिकली भी अच्छा होना जरूरी है। मेंटली तो है ही, कई बार दिमाग खराब होता है, हम कहते हैं आज नहीं पढ़े, मूड ही नहीं है पढ़ने का, दिमाग ही नहीं चल रहा। इसका मतलब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो ही पढ़ते हैं, तभी हमारे दिमाग में कुछ चीजें जाएंगी। मोटिवेशन भी जरूरी है। अगर आप पढ़ते रहे और आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं मिल रही कि हाँ हम पढ़ेंगे तो सफल होंगे, इस टाइप्स की बातें नहीं हो रही, आप स्मूथली पढ़े जा रहे, उसका आपको कोई मतलब नहीं है, उसके फायदे होंगे नुकसान होंगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे थोड़े दिनों बाद। तो सीखने के लिए आपका मोटिवेशन भी जरूरी है, और तत्परता, रेडीनेस एंड विलिंगनेस तो है ही। आप रेडी होगे तब पढ़ोगे, आपके अंदर इच्छा होगी कि हमें एचटेट का क्लियर करके जो 2025 में टीचिंग की वैकेंसीज आएंगी उनमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, इसकी ये आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, तभी आप ये सब काम कर पाओगे। तो ये सभी इसका आंसर होगा। तो कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? शारीरिक भी करता है, मानसिक भी करता है, अभिप्रेरणा भी करती है, तत्परता भी, इच्छा, ये सारी चीजें होंगी तब अब आप कहीं जाके किसी चीज को सीखते हो। 11th का आंसर है बच्चों डी। अब पढ़ो 12th क्वेश्चन। किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व, आनुवंशिकता और वातावरण क्यों शामिल होता है? बच्चे के व्यक्तित्व में, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्यों शामिल होता है? बताना। साफ ही दिख रहा है, क्यों शामिल करोगे आप इन चीजों को? हैं?
अगर आपके पर्सनैलिटी में, हम कहते भी हैं पर्सनैलिटी निचोड़ होती है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, ठीक है, तो उससे कैपेबिलिटी स्ट्रक्चर बनती है, आपकी क्षमता बनती है इससे ना। आपकी क्या बनेगी, गुणात्मक संरचना बनेगी इससे, शारीरिक भी, जिनको क्या कर सकते हैं, मापा नहीं जा सकता। नकारात्मक स्ट्रक्चर क्यों बनेगी, आनुवंशिकता वातावरण से ही सब कुछ पर्सनैलिटी वगैरह बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव तो इसीलिए नहीं होंगे। स्ट्रक्चर्स का बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है बात आनुवंशिकता से और एनवायरमेंट से हमारी जो लाइफ है वो पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट डालती है। वो गुणात्मक, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो गुण आते हैं आपके अंदर, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर बोला गया है। क्वालिटेटिव है बच्चों, क्वालिटेटिव हमेशा जब भी चीज आती है हेरिडिटी की, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर जब भी बात आती है हेरिडिटी की और एनवायरमेंट की, ये आपकी क्वालिटेटिव चीजें हैं, आप उनको मेजर नहीं कर सकते। कैपेबिलिटी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, आप किसी काम को कर रहे हैं कितनी कैपेबिलिटी, नहीं, साफ ही दिख रहा है गुणात्मक चीजें होती हैं, चाहे बुद्धि में हो, चाहे पर्सनैलिटी में हो, चाहे आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हो। जब हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है वो हम आपके गुणात्मक चीजों को बढ़ाता है, गुणात्मक में सारी चीजें आ जाती हैं। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और ये बताओ, ये आई हुई डेफिनेशन है, किसने कहा है? पहले भी करवाई हुई डेफिनेशन है, जितने डेफिनेशंस कराई हैं वो सारी आपको एग्जाम में करके जानी है क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा है ये कहा है रोस ने, और ये मैंने पहले भी कराई थी डेफिनेशन। जितने डेफिनेशन करा रही हूँ सभी करा के जाना, कुछ फिक्स्ड करा रही हूँ, मतलब कुछ लिमिटेड से करा रही हूँ, ज्यादा नहीं करा रही, लेकिन जितनी करा रही हूँ वो करके जानी, क्योंकि आपको पता है 2 या 3 नंबर की तो आपके डेफिनेशन आएंगी, ये किसने कहा, ये किसने कहा, और बच्चे यहीं पे फंसते हैं। मैं आपको हजारों डेफिनेशन नहीं करा रही, कराने को करा सकती थी, है ना, पढ़ लेती और फिर करा देती, क्या फायदा उसका, मुझे याद नहीं है, मैं रटूंगी फिर आपको रटाऊंगी, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मैंने भी नहीं की थी, आप भी मत करना, कर लोगे वैसे ही अच्छा स्कोर। जो पैटर्न बता रखा है बस उसको फॉलो करना, सारी क्लासेस देखना, हरियाणा जीके की जितनी पढ़ा रखी है सारी क्लासेस देख के जाना, साइकोलॉजी की एक भी क्लास छोड़नी नहीं है। अगर आप सिर्फ अच्छा स्कोर चाहते हो, डिपेंड हो ही नहीं क्लासेस पे, तो आप एक भी क्लास छोड़ नहीं सकते, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। और अपने सब्जेक्ट पे स्पेशल ध्यान देना है, जितना आप 90 नंबर का ये कॉमन सेक्शन है इस पे ध्यान दोगे, उतना ही आपका जो 60 मार्क्स का आएगा उस पर भी ध्यान दोगे, क्योंकि 60 में से अगर वहां पे 40, 35, 40 ले गए तो अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप निश्चिंत होके बैठ जाओगे। अदरवाइज पेपर क्लियर होते ही ना, पेपर देके आते ही रहेगा, यार पता नहीं 92 बन रहे, 89 बन रहे, 90 बन रहे। यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, 89 से 90 तक की बाउंड्री बहुत मेहनत मांगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरे तो पिछली बार 89 आ गए थे, अब की बार तो 90 आ ही जाएंगे। नहीं, 89 से आप 81 पे भी जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए जो 1 नंबर की एफर्ट्स है बहुत मेहनत मांगती है, जितनी 89 की थी ना उतनी ही एक जो नंबर है उसको क्रॉस करने में उतनी मेहनत मांग लेती है। तो जो बच्चे ये कहते हैं ना पिछली बार मेरे 70 आए थे, अब की बार इतनी मेहनत कर ली 90 क्रॉस कर जाऊंगा, तो ये गलत फहमी है। 70 से 60 पे भी आ सकते हो, ये बात कभी मत कहा करो। मैंने बहुत बच्चे सुने हैं और मैंने बहुत बच्चे देखे भी है 70 से 60 आते हुए, तो आप ये बात आपको कभी नहीं कहनी, आपको बस मेहनत करनी है। शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक कौन सा है? आपको अच्छी लर्निंग करनी है, उसके लिए प्रभावित करने वाला एक व्यक्तित्व कारक कौन सा हो सकता है? बिल्कुल साफ दिख रहा है, इंडिविजुअल फैक्टर अफेक्ट लर्निंग टू द लर्नर। एक लर्नर के अधिगम को प्रभावित करने के लिए क्या क्या चीजें व्यक्तित्व कारक को कौन सा मैटर करती? क्या लैंग्वेज नहीं करती? अगर आप एक लर्नर हो, आपको कुछ चीज लर्निंग करनी है, मतलब आप एक स्टूडेंट हो, आप सीखना चाह रहे हो, तो लैंग्वेज तो मैटर करती है ना। अब आपको मैं पढ़ाने लग जाऊं उर्दू, मेरा आपको उर्दू आती ही नहीं है, तो क्या सीख जाओगे? नहीं। आपको हिंदी में समझ आ रहा है और मैं हिंदी में पढ़ा रही हूं तो आप जरूर सीख जाओगे। और जेंडर भी मैटर करता है। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे लिंग मैटर नहीं करता, लिंग मैटर करता है। कम्युनिटी, चलो इसको ना भी माने, लेकिन 2 चीजें तो मैटर करती हैं, तो इसको तो अपने आप करना पड़ रहा है। वैसे मैं भी नहीं मानती इस चीज को कि लिंग मैटर करता है, जरूरी थोड़े एक मेल ही समझ सकता, फीमेल नहीं समझ सकती है, जरूरी थोड़े फीमेल ही समझ सकती है, मेल भी समझ सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसे आगे, तो हमें इसके साथ तो जाना पड़ेगा। देखो कम्युनिटी, बिल्कुल आपको समुदाय से आप बहुत चीजें सीखते हो, जैसे जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और आप वहां पे जाके बसने लग गए, तो आपके ऊपर
नेगेटिव लर्निंग जाएगी आपके, मतलब आप सीख कम पाओगे। आपकी कम्युनिटी, आपका समाज कैसा है, तभी तो कहते हैं अच्छे दोस्तों के साथ रहा करो, अच्छे समाज इसीलिए मैटर करता है। वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। एक आप गुड़गांव के अच्छी सी जगह पे इसमें चले जाओ सोसाइटी में, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैनर सीखोगे नहीं, सीखते हो। और एक झुग्गी झोपड़ी वालों के पास रहने लग जाओ तो डिफरेंस है ना। तो कम्युनिटी तो हमें सिखाती है, इसीलिए 14 का आंसर है डी बच्चों। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत अंतर का मुख्य कारण क्या है? व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन कारण क्या है? क्वेश्चन ये है, क्या जेनेटिक इफेक्ट है, क्या इफेक्ट ऑफ एज एंड इंटेलिजेंस है, क्या इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट है? नन ऑफ दीज, ये तो है ही नहीं। अब बच के 3, एक बार समझो। व्यक्तिगत अंतर का मुख्य कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? साफ दिख रहा, इतनी बारी बता दिया मैंने बोल बोल के इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है। अब आप बताओगे इसका आंसर, बताओ। बताया तो है। एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ट्विन है, उनमें भी डिफरेंस है। तो ये कैसे आ रही है? एनवायरमेंट से आ रही है या पैदाइशी आ रही है? जैसे आप अपने पेरेंट्स के 2 भाई बहन, एक ही माता पिता के 2 भाई बहन है, दोनों की शक्ल सेम नहीं है, तो क्या वो अंतर नहीं है? इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है? तो आपको वो कहां से मिली? वो आपको हेरिडिटी से मिली, अपने पेरेंट्स से मिली। तो क्या आंसर हुआ? आनुवंशिक प्रभाव के कारण। और पूछा गया मुख्य कारण, मुख्य तो यही है भाई। आप आगे अपने बिहेवियर में चेंज करोगे, सुधारोगे, एक अलग बात है, लेकिन शकल, सूरत, फिजिकल, ये तो आप लेके पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स से। एक ही मदर फादर के, एक ही पेरेंट के 2 बच्चे हो गए और आप कह देते हो दोनों की शक्ल नहीं मिलती, या कुछ कुछ मिलती है, तो वो आपको हेरिडिटी से मिली है। तो 15 का आंसर है ए। 16 क्वेश्चन पढ़ो। किसने कहा है कि आनुवंशिकता व्यक्तिगत अंतरों का मुख्य कारण है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हु सेड हेरिडिटी इज द मेन कोज? देखो ये फिर से आ गया, हेरिडिटी ही मेन कोज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ये बात किसने कही है? क्वेश्चन ये है आपका। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेन कारण है, ठीक है, मुख्य कारण आनुवंशिकता का। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है मन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने, ये याद रखना। 16 का आंसर है ए। अगला पढ़ाने से पहले मैं सभी बच्चों को ये बोलूंगी, जो भी बच्चे मेरी क्लासेस को देख रहे हैं तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे बच्चे क्लासेस को जरूर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है बच्चों। क्या मैं मेहनत नहीं कर रही आप लोगों के लिए? और आप लोगों से मेहनत नहीं करवा रही क्या? आप खुद अपने आप से पूछ के देखो, ऐसा हो रहा है ना? तो फिर क्या दिक्कत आ जाती है बच्चों? सभी बच्चे सब्सक्राइब करना। जो भी आपके छोटे भाई बहन सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप जब सीईटी का पेपर दे के आओगे ना, मैं पढ़ा के भेजूंगी, फिर बताओगे आपके कितना क्या कुछ रहा है। मैंने भी सीईटी का पेपर दिया था, अच्छा स्कोर किया था, और सारे पेपर भी सोल्व किए थे। चलो मैंने दिया ना दिया ये अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तैयारी करवा दूंगी, ये एक बात जरूर है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे चैनल से जुड़ोगे मतलब छोटे भाई बहन को भी बोलोगे चैनल क्लासेस को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अपना टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद पूनम, उससे जुड़ जाना, क्योंकि सारी की सारी पीडीएफ मिलती है। नोटिफिकेशन को ऑन रखा करो, बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि आपकी कौन सी क्लास कब आ रही है उससे पता लगता रहेगा। वैसे मैंने फिक्स टाइम कर दिया है, 5:30 बजे शाम को क्लास आती है, तो 5:30 बजे सभी बच्चे क्लास को जरूर देख लिया करो। आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, आपके ही काम की बना रही हूँ, बेवजह कोई बात नहीं बताती मैं क्लास में। चलो, 2 व्यक्तियों के बीच अंतर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन है ये, बताओ आप किसने कहा है? याद रख लेना, इसको सिर्फ रटने वाली बात है। ये कहा है टायलर ने। किसने कहा है? टायलर ने, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये कहा है टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके समाज में निशु और कमल में व्यक्तिगत मतभेद है, इसका क्या कारण? अभी बताया था, एक ही पेरेंट्स के, मान लो समाज में एक निशु अपने ही पेरेंट की, अपने ही कमल अपने पेरेंट का है, तो वो क्या अंतर है? वो उसको हेरिडिटी से मिला, आनुवंशिकता।
ठीक है, अभी बताया, कितनी बार एक्सप्लेन किया तो है, और किसी के होंगे तो भी आनुवंशिकता से ही तो ये चीजें मिली। 18 का आंसर है ए। 19th क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा शिक्षक छात्र के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझ सकता है? कौन सा शिक्षक छात्र के बीच जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकता है? जनरल टीचर समझेगा, आइडियलिस्टिक समझेगा, साइकोलॉजिस्ट समझेगा, भाई सोचने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत अंतर है, इनको मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है। तभी तो कहा गया है मनोविज्ञान को, एक साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट बनाओ जिससे लोगों के बारे में हम जाने। 19 का आंसर है बी। 20th क्वेश्चन पढ़ो, व्यक्तिगत भिन्नता को कम करने के लिए छात्र को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, स्टूडेंट को कौन सी एजुकेशन देनी चाहिए, कौन से लेसन पढ़ाने चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता को कम करने के लिए? साफ दिख रहा है इसमें भी। आप इसको कम करना चाहते हो तो क्या करोगे? क्या स्वास्थ्य, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सारी चीजें भिन्नता को कम कर सकती है? क्या भिन्नता को कम कर सकती है? ये सभी आंसर आएगा। तो 20th का आंसर है डी। अब पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण का पहला कारक क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार मैंने बताया भी है बच्चों। बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले उसके घर से होता है, मतलब उसके परिवार से होता है, उसकी फैमिली से होता है। वहीं पे बच्चा 2-3 साल तक अपने पेरेंट्स से, अपनी दादा दादी से, नाना नानी से, हर इन चीजों से, चाचा चाची जो भी हैं घर में, उनसे सीखता है। सबसे पहले बच्चा वहां से उसका सामाजिकरण होना शुरू हो जाता है। देखो बेटा, ये आपकी चाची है, ये आपकी नानी है, ये आपकी मम्मा है, ये आपकी है। तो बच्चे को आप सिखा रहे हो, और वो कहाँ पे सिखा रहे हो? अपनी फैमिली में सिखा रहे हो। तो सबसे सामाजिकरण सबसे पहले कहां से शुरू हो जाता है? परिवार से हो जाता है। और हरियाणा जीके की जितनी क्लास ली हुई वो सारी क्लासेस देखना बच्चों, आपके सीईटी में अच्छा स्कोर आएगा। फिर व्यक्तिगत अंतर में क्या शामिल है? मैं 2-3 दिन में एक हरियाणा जीके की क्लास लेती हूँ, बस 3-4 दिन कंटेंट इकट्ठा करती हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज एग्जाम्स में आने की, क्या क्या पूछा गया है, उनसे रिलेटेड आपके लिए टॉपिक लेके आ रही हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर में क्या शामिल है? वातावरण, वंशानुक्रम, लिंग भेद, बिल्कुल सारी चीजें ही तो हैं। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या? एनवायरमेंट से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी से, जेंडर बायस से, ऑल ऑफ द अबव। बताओ, आप बता भी दिया मैंने वैसे, क्या हो सकता है? इन सभी से ही होता है, बताया तो है, वातावरण से, वंशानुक्रम से भी, लिंग भेद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, हम व्यक्तियों के व्यवहार में कैसे अंतर कर सकते हैं? व्यक्तियों के व्यवहार में अंतर कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, विजिट टू अ फॉरेन कंपनी, इंडिविजुअल चेंजेस, फॉरेन कंपनी का कोई संबंध नहीं है। इंक्रीज इन एज, हम व्यक्तियों के व्यवहार में कैसे अंतर कर सकते हैं? इंक्रीज इन एज आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आना चाहिए? गुण के रूप में हम व्यक्तियों के व्यवहार में कैसे अंतर कर सकते हैं? गुण के, इंक्रीज इन द एज। जैसे जैसे हम व्यक्तियों के व्यवहार में चेंज कैसे देखते हैं? जैसे छोटा बच्चा होता है उसका कुछ और बिहेवियर होता है, उससे बड़ा हुआ और एडोलसेंस में कुछ और होता है, और उससे बड़ा हो तब कुछ और आ जाता है। इसीलिए गुण के रूप में एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है उसमें इंडिविजुअल चेंजेस आते चलते हैं। उनका इंटरेस्ट भी चेंज होता है, और उनका पहनावा, चलना, चाल चलन, सोच सब कुछ बदल जाती है जैसे जैसे एज चेंज होती है, मतलब एज बढ़ती है। तो 23 का आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट पढ़ो, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है। कब होता है? इंटरेस्ट बदलते चलते हैं। वो कैसे बदलते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या एज ए वाइस नहीं होना चाहिए, एज ए कंडीशन, स्थिति के अनुसार, आयु में वृद्धि से, एक विदेश कंपनी की यात्रा से, दूसरों के सामने? नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। हिंदी में पढ़ो इसको, इंग्लिश में मत पढ़ना। हम व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन होता है, कैसे हो सकता है? करेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता से मान सकते हैं भाई। यहां के अकॉर्डिंग तो विशेषता ही बची ना, इन वाइस वर्च्यू, बोथ वाइस एंड वर्च्यू ना, करेक्टरिस्टिक से आप अंतर कर सकते हो, उसमें विशेषता से बता पाओगे। पुरुष और महिला के व्यवहार की सांस्कृतिक अपेक्षा कहलाती है। कल्चर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेल फीमेल बिहेवियर आर कॉल्ड। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है और इसमें बच्चे फंसते हैं। आप बताओगे पुरुष और महिलाओं के व्यवहार में सांस्कृतिक अपेक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है? कल्चर एक्सपेक्टेशंस है मेल एंड फीमेल की बिहेवियर की। आप अपने कल्चर में कैसे मेल और फीमेल जो बिहेवियर रखते हो, आप उसको क्या कहोगे? क्या जेंडर रोल है?
जेंडर टाइप है, जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर कंसिस्टेंस है। देखो जेंडर कंसिस्टेंस का मतलब हो गया लिंग स्थिरता। आप उसे उसके व्यवहार में कल्चर से नहीं कर सकते, क्योंकि लिंग स्थिरता से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो मेरी बात को। लिंग स्थिरता से इसलिए नहीं होगा कि आप कोई सेम मेंटेलिटी की बात की नहीं चल रही, आपके बिहेवियर की बात चल रही है। आपको पता है मेल और फीमेल के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि महिलाएं लगभग सूटों की, तैयार होने की सारी बातें करते रहेंगे, इस टाइप की, गुड़िया से खेलने की, लेकिन लड़के हमेशा क्या करते हैं, क्रिकेट वगैरह की गेम्स की बात कर लेंगे। तो स्थिरता तो नहीं, लिंग पहचान की बात नहीं हो रही है, लिंग प्रकार की भी ना नई बात हो रही है, ये हो रही है जेंडर रोल्स की। जेंडर रोल्स ये प्ले करते हैं, जेंडर रोल्स आपके जो हैं मेल के और फीमेल के, वो आपके बिहेवियर कल्चर में आपकी जैसी होती है, सांस्कृतिक अपेक्षाएं, वो आपका जेंडर रोल में रोल प्ले होती है, जेंडर रोल की, कि मेल और फीमेल कैसे करेंगे इस चीज को। और अंतर होता भी है भाई समाज में हमारे में। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ है, एक व्यक्ति में विभिन्न दोष, एक व्यक्ति में अलग अलग गुण, दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, एक व्यक्ति में विभिन्न दोष की तो कोई बात नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें फंसोगे, ये बता दो मेरे को। एक ही व्यक्ति, व्यक्तिगत विभिन्नता, एक व्यक्ति में अलग अलग गुण है तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों कहेंगे हम उस चीज को, है? मान लो मेरे अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुण, आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुण हैं, तो आप उसको व्यक्तिगत विभिन्नता थोड़े बोलोगे। एक व्यक्ति की दूसरे से विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक में ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल, इनमें डिफरेंसेस, एक व्यक्ति की दूसरे से ही कंपैरिजन होगी तभी तो डिफरेंस का पता लग रहा है। तो दो व्यक्तियों के बीच विभिन्नता। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है इसका आंसर 26 का सी। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी क्लास। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जिसने भी थ्योरीज की क्लासेस नहीं ली है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारी क्लासेस आप लोग लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी थ्योरी पूरी हो जाएगी। और अगर थ्योरी पूरी हो गई तो अब जितनी क्लासेस ले रहे हैं ना पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब एक टॉपिक और उसके सारे क्वेश्चंस कराने में जो हेल्प हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। तो आप क्या करोगे, पहले टॉपिक को पढ़ा करो, फिर मेरे साथ क्वेश्चन किया करो। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए हुए, उनको भी देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये थी आज की हमारी क्लास। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं जरूर देख लूंगी, जरूर कोशिश करूंगी आपका सॉल्व करने की। और किसी भी बच्चे को कोई डरने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्मूथली पढ़ते चलो, जरूर सफल हो जाओगे। बस दिल में पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखनी है, मन में, दिल में, हर जगह अपनी बॉडी में। ठीक है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी में घूमती रहेंगी तो जरूर पॉजिटिव हो जाएगा। अपने आप को दिन में 10 बार डेली बोला करो, मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बिल्कुल सारे पेपर क्लियर कर दूंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। अपने आप से 10-12 दिन बोल के देखो, डेली बोल दोगे उस जैसी बात ही नहीं, आप इंटेलिजेंट फिर अगर नहीं होगे तो भी हो जाओगे। ये आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है पॉजिटिव वाइब्रेशन। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, ये सच्चाई है। ठीक है, ये झूठ नहीं है, ये मिथ नहीं है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही बनते हो। तो अच्छा सोचा करो। कोई आपकी जो अचीव करना चाह रहे हो उसमें ना कोई एज मैटर करती, ना कोई कंडीशंस मैटर नहीं करती, कुछ नहीं करती। मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आप कितनी अपनी स्टडी को टाइम करते हो, देते हो, ये चीज आपकी लाइफ में मैटर करेंगे और कुछ भी मैटर नहीं करता। 45 साल के भी पढ़ने लग जाए तो मुझे ऐसे लगता है 47 में जरूर सफल हो जाओगे। तो फिर शुरुआत तो करो। जिसने शुरुआत कर दी 25-50% तो तभी सफल हो गया। ओके, थैंक यू बच्चों।